हेलो एवरीवन, दिस इज भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे। आज हम क्लास करने वाले हैं ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसे साइकोलॉजी भी बोलते हैं। बीएड फर्स्ट ईयर का ये थर्ड पेपर है आपका। फर्स्ट पेपर जो है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा जिसे हम बोलते हैं। दूसरा पेपर आपका फिलोसफी का है, फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और थर्ड पेपर है आपका ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, जिसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं। और फोर्थ पेपर है आपका टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये जो पेपर है ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रही हूँ, और मां साकुम्बरी यूनिवर्सिटी में भी ये चीजें सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना। जिन लोगों को नोट्स चाहिए वो नोट्स ले सकते हैं, चाहे आप बीएड फर्स्ट ईयर के हों चाहे सेकंड ईयर के हों। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं 790-690-1757। कांटेक्ट यानी आपको व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और नोट्स अपने ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स का मैंने छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है, चाहे आप फर्स्ट ईयर वाले हैं चाहे आप सेकंड ईयर वाले हैं। क्लासेस आपकी बिल्कुल फ्री हैं, सारी क्लासेस मैं कराऊंगी, सारे टॉपिक्स आपको कराऊंगी। बाकी पीवाईक्यूज भी कराऊंगी जब आपके एग्जाम आ जाएंगे। और पीवाईक्यूज में लॉन्ग भी, शॉर्ट भी और वेरी शॉर्ट भी, चाहे आप फर्स्ट ईयर के हैं चाहे सेकेंड ईयर के हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का जो पहला टॉपिक है, यानी नाम ही इस बुक का साइकोलॉजी है। वैसे ग्रोइंग अप एज अ लर्नर भी बोल सकते हैं और साइकोलॉजी भी हम इसे बोलते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजी को ही समझते हैं कि साइकोलॉजी होता क्या है, मनोविज्ञान होता क्या है। तो ये दो शब्दों से मिलके बना है, साइकी और लोगोस। साइकी का मतलब होता है सोल यानी हमारी आत्मा, और लोगोस का मतलब होता है साइंस यानी आत्मा का विज्ञान। इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आत्मा का विज्ञान। अब वैसे क्या होता है भाई, किसी के मन को समझना साइकोलॉजी कहलाया जाता है। अब देखो हम कोई भी इंसान है पर्टिकुलर, वो उसे कोई भी सिम्टम्स है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ भी है, फ्रस्ट्रेशन कुछ भी हो रहा है, तो वो किसके पास जाता है? साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट क्या समझता है? उसके मन की दशा समझता है कि उसके मन में चल क्या रहा है, क्या लक्षण है, क्या चीजें हो रही हैं। तो वो कौन है? वो साइकोलॉजिस्ट है। तो साइकोलॉजी क्या होता है? किसी के भी मन को समझना, किसी भी आत्मा को समझना। तो मनोविज्ञान क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी और लोगोस से। साइकी का अर्थ होता है आत्मा, लोगोस का अर्थ होता है विज्ञान। तो मनोविज्ञान सबसे पहले आत्मा का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ा, 18वीं सेंचुरी में साइकोलॉजी को समझा गया कि ये मन का विज्ञान है। विलियम जेम्स ने बोला कि ये मन की जितनी भी प्रक्रिया होती है, जो मेंटल प्रोसेस है, उनका विज्ञान है। ठीक है, और फिर मॉडर्न साइकोलॉजिस्ट ने डिफाइन किया कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है, यानी चेतना का विज्ञान है। जेम्स सूली ने कहा कि साइकोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ द इनर वर्ल्ड है, यानी आंतरिक संसार का विज्ञान है। मतलब जैसे जैसे साइकोलॉजिस्ट आए, सबने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू दिए। किसी ने मन का विज्ञान कहा, किसी ने चेतना का विज्ञान कहा, किसी ने आत्मा का विज्ञान कहा, और किसी ने आंतरिक संसार का विज्ञान कहा। फिर आगे चलते हैं। विलियम वुंट ने कहा कि मनोविज्ञान को उस विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जो आंतरिक अनुभव का अध्ययन करता है, यानी जो हमारे अंदर चीजें, हमारा जो एक्सपीरियंस है, उनका अनुभव करता है। लेकिन ये चेतना के 3 स्तर होते हैं। एक तो जागरूक चेतन अवस्था होती है, एक अचेतन होती है और एक अवचेतन होती है। लेकिन कुछ लोगों ने इस डेफिनेशन को भी अस्वीकार कर दिया। तो इस प्रकार मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा, फिर अपना मन और फिर अपनी चेतना खो दी। यानी जो लोगों ने कहा था ना कि आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है, तो ये सारी चीजें नकार के केवल आज के टाइम में जो बचा है वो व्यवहार बचा है, कि मनोविज्ञान को सिर्फ व्यवहार का विज्ञान बोला जाता है। ठीक है, जेबी वाटसन जो है, उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा है इन्होंने। 1905 में ये चीजें मानी गई कि मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। आगे चलते हैं, अब कुछ डेफिनेशन देखते हैं कि बीएफ स्किनर ने कहा कि मनोविज्ञान को मनुष्य के व्यवहार और अनुभव के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। भाई किसी भी इंसान का हम व्यवहार ही तो समझते हैं। साइकोलॉजी क्या होती है? देखो, क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं? 30 से 40 बच्चे होते हैं। अब टीचर क्या करता है? हर बच्चे की मन की दशा समझता है। ये देखता है कि कौन सा बच्चा चतुर है, कौन सा बच्चा स्लो है, कौन सा बच्चा स्मार्ट है, कौन सा बच्चा, किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, कोई बोलने में अच्छा है, किसकी थॉट पावर अच्छी है। यानी उनके मन को समझ रहा है। तो मन को समझ रहा है यानी वो हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहा है।
हर बच्चे के व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या होती है, साइकोलॉजी होती है। यानी टीचर जो है वो सबकी साइकोलॉजी समझता है क्लास के अंदर कि कौन से बच्चे की प्रवृत्ति कैसी है, कैसे वो व्यवहार कर रहा है, कैसे वो बोल रहा है, क्या उसकी थॉट पावर है, कौन से सब्जेक्ट में बच्चा तेज है। तो टीचर क्या है, उसके पूरे व्यवहार को समझ रहा है, उसके पूरे मन को समझ रहा है। तो साइकोलॉजी या फिर मनोविज्ञान होता ही क्या है कि किसी भी मनुष्य के व्यवहार को समझना, उसके अनुभव को समझना। ठीक है, क्रो एंड क्रो भी यही कहते हैं कि मनोविज्ञान क्या है, मन के व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। यानी हम किसी के व्यवहार को समझ रहे हैं तो यानी उसकी साइकोलॉजी को समझ रहे हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसकी प्रकृति कैसी है, मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है, तो ये क्या है, एक प्रक्रिया की तरह काम करता है। एक प्रक्रिया के रूप में करता है कि मनोविज्ञान व्यक्ति के विकास में सहायता करता है और सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है। भाई साइकोलॉजी यही तो है नेचर की, अगर हमें कोई समझ रहा है तो इससे हमारा डेवलपमेंट भी होगा, सारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक सतत प्रक्रिया है जो कभी खत्म नहीं होती। इंडिविजुअल कंटिन्यूअसली अंडरस्टैंड देमसेल्व्स, मैक्सिमाइज देयर कैपेसिटीज एंड अलाइन देयर एटीट्यूड। यानी खुद को समझना, खुद की साइकोलॉजी को समझना। अब जैसे कि आप हैं, आप अपनी साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी आप अपने व्यवहार को भी जानते हैं, आप अपने मन को भी जानते हैं, आप अपने आप को पूरी तरीके से जानते हैं कि कब मुझे गुस्सा आता है, कब मुझे हंसी आती है, कैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता हूँ। सारी चीजें आप अपने आप को जानते हैं कि कैसे मैं अपने आप को बैलेंस कर सकता हूँ, है ना। रिलेटेड टू लाइफ, यानी ये हमारे जीवन से भी संबंधित है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स फॉर्मली एंड इनफॉर्मली टू लाइफ एज इट ड्रॉज ऑन लाइफ एक्सपीरियंस, यानी हमारे जीवन से भी जुड़ा हुआ है। डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज, यानी हमारी क्षमताओं का भी विकास करता है। जो साइकोलॉजी है वो हमें हेल्प इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज देयर ट्रू सेल्फ एंड एड्स इन सेल्फ रियलाइजेशन। वही जो बात मैं अभी बता रही हूँ कि हमारी क्षमताओं को भी समझता है, हमें अपने बारे में पता होता है कि हम कैसे इंसान हैं, क्या चीजें हम सही कर रहे हैं, क्या चीजें हम गलत कर रहे हैं, और हम सेल्फ रियलाइज भी करते हैं। अब जैसे हमने कोई गलत काम कर दिया तो उससे हमें ये रियलाइजेशन होता है कि यार कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। अगर कुछ सही करके आए हैं तो लगता है कि हाँ यार कुछ सही करके आए हैं, है ना। तो ये क्या है, अपनी मनोदशा को, अपनी क्षमताओं को, अपनी नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स को हम समझते हैं। की एस्पेक्ट क्या है, कुछ मुख्य पहलू है कि व्यक्तिगत सहायता, व्यक्तिगत विकास और समस्या समाधान में सहायता करता है। कोई भी हमारी समस्या है उसमें उसको हम खुद भी सुलझा सकते हैं और कोई दूसरा भी हमारी मन की दशा को समझ के या हमारे व्यवहार को समझ के हमारी समस्या को सोल्व करने में हमारी मदद करता है। तो ये किसी भी इंसान का व्यक्तिगत सहायता करता है, व्यक्तिगत विकास भी करता है। ठीक है, विशेषज्ञों की इसमें भूमिका है कि मनोवैज्ञानिक और परामर्श दाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो काउंसलर होते हैं, या तो अगर कोई भी किसी को दिक्कत होती है तो वो किसके पास जाता है, या तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएगा या फिर काउंसलर के पास जाएगा, है ना। जैसे आजकल आपने इंस्टाग्राम पे सुना होगा कि रिलेशनशिप काउंसलर है, या किसी भी तरीके का काउंसलर है, या किसी भी तरीके का साइकोलॉजिस्ट है। तो ये लोग क्या है, किसी भी इंसान को पहले जानते हैं, उसके व्यवहार को जानेंगे, उसके लक्षणों को जानेंगे, उससे बातचीत करेंगे, उसके मन को जानने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद उसे एडवाइस देंगे कि तुम्हें किस तरीके से चीजें करनी है। ये समायोजन में भी हमारी मदद करता है कि परिस्थितियों के साथ बेहतर अनुकूलन को सक्षम बनाता है कि हमें कैसे एडजस्ट करना है, कैसी चीजों को एडेप्ट करना है। आत्मा का विज्ञान तो ये है, यानी आत्म जागरूकता और आत्म मंथन को बढ़ावा देता है कि हम कैसे अंदर से जागरूक हो सकते हैं। करियर की तैयारी यानी भविष्य की योजना और तैयारी में सहायता करता है। जैसे कि स्कूल में काउंसलर आते हैं या गाइडेंस देने आते हैं, तो वो गाइडेंस किस बेस पे देते हैं, बताओ आप ही। वो गाइडेंस इसी बेस पे तो देते हैं, पहले हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा मैथ अच्छा है, साइंस अच्छा है, पहले बहुत देर बातचीत करेंगे। बातचीत करने से वो हमें समझ लेते हैं कि कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन से हमारे लूज पॉइंट है। ठीक है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग हमारी सहायता करते हैं। शैक्षिक सेवा यानी शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं में एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। सीखने में कैसे मदद करता है, क्योंकि टीचर समझ लेता है बच्चे की साइकोलॉजी को, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चों को पढ़ाता है। ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण यानी व्यक्तियों की आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अब ये तो हो गई साइकोलॉजी की बात कि साइकोलॉजी क्या है, किसी भी इंसान के व्यवहार को समझती है, उसको समझती है, और या कोई भी इंडिविजुअल खुद को समझता है, तो ये सब साइकोलॉजी होगी। लेकिन अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ें, यानी साइकोलॉजी के साथ अगर हम एजुकेशन को जोड़ दें, तो भाई सब जगह एजुकेशन की बात होगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी की ही एक ब्रांच है इन विच द फाइंडिंग्स ऑफ साइकोलॉजी आर अप्लाइड इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। यानी जो जो चीजें हम साइकोलॉजी में हमने देखी हैं, खोजी हैं,
जितनी भी रिसर्च अब तक हुई है उन सारियों को क्या है, उन सबको एजुकेशन के फील्ड में अप्लाई कर देना, जिससे कि एजुकेशन फील्ड में जो भी कमियां हैं, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम सोल्व कर सकें। ठीक है, अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, यानी जितने भी मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं उन्हें सभी क्या है, अप्लाई करना, किसमें, एजुकेशन के फील्ड में, उस वो क्या कहलाता है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, शैक्षिक मनोविज्ञान। अब एक दो डेफिनेशन देख लेते हैं। जो थॉर्नडाइक है उन्हें फादर बोला जाता है, यानी जनक कहा जाता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। क्रो एंड क्रोनिक डेफिनेशन दिया कि एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द लर्निंग एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, ये बताता है हमारे जितने भी पूरे जीवन के एक्सपीरियंस होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के, वो सारे इसके अंदर आते हैं, है ना। मनोविज्ञान पहले हमें टीचर समझता है, फिर आगे अगर हमें कोई भी दिक्कत है, कोई भी जरूरत है, तो हम किसी के पास, काउंसलर के पास जा सकते हैं, वो हमारे एक्सपीरियंसेस को समझते हैं। ठीक है, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है, मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये तो हमने पढ़ लिया, निष्कर्ष और अन्य स्रोत को शिक्षा के क्षेत्र में लागू करके शिक्षा से संबंधित जितनी समस्याएं हैं, जैसे शिक्षण है, अधिगम है, कक्षा प्रबंधन है, उनके समाधान को ढूंढने से है। स्किनर कहते हैं कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। भाई एजुकेशन में हम उसे कहाँ यूज करेंगे, ऐसा थोड़ी किताबों में अप्लाई करेंगे, हम उसे पढ़ाने में यूज करेंगे कि कैसे क्लास के अंदर पढ़ाना है, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है, कैसे बच्चों को हमें ध्यान में रखना है, कैसे टैकल करना है, कोई शरारती बच्चा है तो उसे किस तरीके से समझाएंगे, कोई सीधा बच्चा है तो उसे कैसे लेके चलेंगे अपने साथ, तो शिक्षण अधिगम में हम इसे यूज करते हैं। पील ने एक डेफिनेशन कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, शिक्षा का विज्ञान है। क्रो एंड क्रो ने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक के अधिगम अनुभव का वर्णन और व्याख्या करता है। अब इसकी प्रकृति कैसी है, नेचर क्या है एजुकेशनल साइकोलॉजी का, कि एक साइंटिफिक डिसिप्लिन है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी एक साइंस है जो कि फोकस करता है समझ पे, अनुमान लगाने पे और किसी भी ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करने पे, अलग अलग मेथड्स यूज करके, डेटा कलेक्ट करके, जैसे कि और साइंस में होता है। यही तो होता है, क्लास में हम क्या करते हैं कि बच्चों को समझते हैं, उनकी समझ के आधार पर उन्हें कंट्रोल करते हैं, और हम ये भी अनुमान लगते हैं, मानो किसी क्लास में कोई बच्चा अच्छा टॉपर है तो उससे देख के हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये बच्चा आगे जाके आईआईटी में जाएगा, ये नीट कर सकता है, ये सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, कुछ भी इस तरीके से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो इसका फोकस किस पे रहता है, बच्चे को समझने पे। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस है। एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एक नेचुरल साइंस है, यानी प्राकृतिक विज्ञान है। तो एक शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी जांच करता है, डेटा इकट्ठा करता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है, ठीक उसी तरह जैसे कि भौतिक विज्ञानी, जीव विज्ञानी करता है। जैसे कि भाई बायोलॉजिकल, कोई बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है कोई भी साइंस का, तो वो क्या करते हैं, अगर बायोलॉजिस्ट है तो वो किसी पेड़ को देखेगा, उसकी पूरी दिशा बताएगा कि भाई ये पेड़ में ये चीजें दिक्कत हैं, यहाँ इस पे दवाई लगनी चाहिए या खाद पानी देना चाहिए। इसी तरीके से एजुकेशनल साइकोलॉजी है, ये बच्चे को समझता है, पहले डेटा इकट्ठा करता है और फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, यानी शैक्षिक मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। जैसे कि समाजशास्त्री और नृ विज्ञानी, अर्थशास्त्री, राजनीति वैज्ञानिक मानव सामाजिकता का अध्ययन करते हैं, वैसे ही शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, मानव और उनकी सामाजिकता का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव साइंस भी है, यानी सकारात्मक विज्ञान भी है। ये तथ्यों को वैसे ही देखता है जैसे वे होते हैं, ये बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करता है, जैसा बच्चा है, ना कि उसे जैसा होना चाहिए, जैसा उसे होना चाहिए ऐसा थोड़ी ना देखते हैं। ये देखते हैं कि बच्चा है कैसा, उसका व्यवहार कैसा है, कैसी एक्टिविटीज वो करता है, कैसे उसके लक्षण है, ये सारी चीजें देखते हैं। उसी के आधार पे उसे कोई ना कोई या तो सजेशन देगा या आगे काम करने की कोशिश करेगा। एजुकेशन साइकोलॉजी क्या है, एक अनुप्रयुक्त विज्ञान यानी अप्लाइड साइंस है। तो यह शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। यह विकासात्मक, नैदानिक, असामान्य और सामाजिक मनोविज्ञान जैसे क्षेत्रों में अंतर्दृष्टि का उपयोग करके विद्यार्थियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है, एजुकेशन साइकोलॉजी एक डेवलपिंग साइंस भी है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो चीजें बदल रही हैं। पहले के टाइम पे कोई एबनॉर्मल बच्चा हुआ करता था तो उसे घर पे ही रखते थे, ना पढ़ाई थी, ना लिखाई थी, ना उसकी कोई थेरेपी थी। लेकिन आज के टाइम में इतने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, इतनी रिसर्चेज हो गई हैं कि हम बच्चे को नई नई थेरेपी दे सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अगर कोई बच्चा में कोई भी एबनॉर्मलिटी है तो।
नेचर ऑफ साइकोलॉजी में डब्ल्यू ए केली के भी कुछ पॉइंट हैं, ये तो नॉर्मल पॉइंट थे। अगर हम डब्ल्यू ए केली देखें, ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तो इन्होंने कहा कि हमें क्या है, टू गिव अ नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ चाइल्ड, यानी बच्चे की प्रकृति का ज्ञान देना, उसके बच्चे का नेचर देखना, नेचर को समझना। टू गिव अंडरस्टैंडिंग द नेचर, एम्स एंड पर्पस ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा को समझना कि शिक्षा की प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीजें समझना। Understanding of scientific methods and procedures which have been used in arriving at the fact and principles of educational psychology, यानी ये समझना कि कौन से तो मेथड होते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं और कैसे उन फैक्ट और प्रिंसिपल को हम एजुकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, यानी हमें पढ़ाने में और सीखने में कौन से सिद्धांत को प्रेजेंट करना है, कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है। ठीक है, विद्यालय विषय की क्षमता और उपलब्धियों को मापने के तरीके में प्रशिक्षण करना है, यानी ये देखना कि हम हर बच्चे की कैसे उसे मेजर कर रहे हैं, क्या उसका अचीवमेंट है, स्कूल के सब्जेक्ट क्या है, ट्रेनिंग मेथड्स क्या हैं, ये सारी चीजें देखना। दूसरा क्या है, बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की नॉलेज होना कि कैसे उसकी वृद्धि और विकास हो रही है। टू असिस्ट इन द बेटर एडजस्टमेंट ऑफ चिल्ड्रन टू हेल्प देम टू प्रिवेंट माल एडजस्टमेंट, जो बच्चों को एडजस्टमेंट के बारे में बताना कि कैसे उन्हें एडजस्ट करना है या स्कूल के अंदर कैसे एडजस्टमेंट होना चाहिए जिससे कि वो माल एडजस्टमेंट से बच जाएं, असमायोजन से। टू स्टडी द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस एंड कंट्रोल ऑफ इमोशंस एंड टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ करंट ट्रेनिंग, यानी करेक्ट ट्रेनिंग, यानी सही प्रशिक्षण देना कि कैसे हमें ट्रेनिंग करानी है, कैसे चीजें हमें अप्लाई करनी है, कैसे बच्चों की इमोशनल डेवलपमेंट करना है या इमोशंस को कंट्रोल करना है। तो सारे एजुकेशनल सिग्निफिकेंस को पढ़ेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है, यानी कौन कौन से क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। भाई जब एजुकेशन से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर बच्चा भी आएगा, बच्चे के और टीचर्स के एक्सपीरियंसेस भी आएंगे, उनके अनुभव भी आएंगे, सीखने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि एजुकेशन में सीखने की प्रक्रिया भी इंपॉर्टेंट है, माहौल कैसा है, कैसा वातावरण है सीखने का, टीचर कैसा है, टीचर के बारे में भी बात होगी, बच्चे की वृद्धि और विकास के बारे में भी बात होगी, बच्चे की आंतरिक और मानसिक क्षमताएं हैं और उन्हें कैसे मेजर करना है ये भी हम पढ़ेंगे, और मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट कैसी है बच्चे की, इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे हैं क्लास के अंदर, हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, एक्सेप्शनल चिल्ड्रन को भी हम इसी के अंदर कंसिडर करेंगे। यानी इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। ग्रुप साइकोलॉजी है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की हर बच्चे को जरूरत होती है, उनका हम आकलन और मूल्यांकन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो क्षेत्र और भी इसमें पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ पॉइंट जो भी आपको याद रहे वो आप लिख सकते हैं। लर्नर क्या है, इसमें हम फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, हम बच्चे को समझने पे ध्यान केंद्रित करता है। ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी इसका क्षेत्र ये है कि शिक्षार्थी की समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि उसकी क्षमताएं, उसकी व्यक्तिगत भिन्नताएं, उसका व्यवहार कैसा है, बचपन से बड़े होने तक वृद्धि शामिल है, कैसी सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों को देखेंगे। यानी पूरा फोकस बच्चे को या लर्नर को समझने पे करेंगे। लर्निंग एक्सपीरियंस यानी विभिन्न विकासात्मक चरणों में उपयुक्त शिक्षण अनुभव का निर्धारण करने में मदद करता है कि हमें किस बच्चे को कौन सी टेक्निक के द्वारा पढ़ाना है और किस एज में कौन सी टेक्निक हमें यूज करनी है, जिससे क्या है सीखना आसान और अधिक संतोषजनक हो सके, है ना। बच्चे को भी समझ आएगा, उसे मजा भी आएगा। अब बड़े बच्चे को हम छोटे बच्चे की टेक्निक से पढ़ाने लगे तो फिर उसे ये लगेगा कि क्या खेल चल रहा है ना। तो हमें क्या है बच्चे के अनुभव भी देखने और उसे किस मेथड से किस तरीके से उसे पढ़ाना है। लर्निंग प्रोसेस यानी शिक्षण प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, कि सीखने के नियम क्या होने चाहिए, सिद्धांत क्या होने चाहिए। सिद्धांतों का अध्ययन शामिल है, जैसे याद कैसे कराना है हमें बच्चे को, कोई चीज रिमाइंड कैसे करानी है, किसी भी समस्या का समाधान यानी उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट है उसे कैसे हम बच्चे को समझा सकते हैं। प्रभावी शिक्षण के तरीके सारे इसके अंदर आते हैं, है ना। क्लास के अंदर बहुत बार ऐसे नहीं होता है, दो टीचर हैं भाई, सेम क्वालिफिकेशन के साथ आए हैं, सेम नॉलेज के साथ आए हैं, लेकिन एक टीचर बहुत अच्छे से समझा पा रहा है, दूसरा नहीं समझा पा रहा है। तो जो अच्छे से समझा पा रहा है उसे टेक्निक पता है कि मैं बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी है कि बच्चे को इसी तरीके से समझ आएगा, है ना। तो क्या है बच्चे को कैसे समझाना है, कैसे याद कराना है, किस तरीके से अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। तो लर्निंग प्रोसेस भी इसके अंदर आ जाता है। दूसरा वातावरण यानी शिक्षण पर्यावरण कैसा है, लर्निंग एनवायरनमेंट। तो पर्यावरणीय कारकों का भी अध्ययन करता है, जैसे कि क्लास का एनवायरनमेंट, समूह गतिशीलता यानी ग्रुप फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, टीचिंग टेक्निक कैसी है, गाइडेंस कैसी है, ताकि शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकें। टीचर क्या है, शिक्षक की भूमिका को उजागर करता है, जिसमें आत्म जागरूकता, संघर्ष प्रबंधन,
प्रेरणा और प्रभावी शिक्षण और सफलता के लिए आवश्यक व्यक्तिगत लक्षणों पर जोर दिया जाता है। यानी टीचर पे भी फोकस होता है कि टीचर का क्या रोल है, टीचर पढ़ाने के लिए तैयार भी है नहीं। अगर कोई बच्चा शरारती क्लास के अंदर या फिर किसी टीचर की दूसरे टीचर के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे मैनेज करेगा, या बच्चे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कैसे मैनेज करेगा। बच्चों को जैसे 11th-12th के बच्चे होते हैं तो वो कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि वो जो अवस्था होती है वो तनाव और तूफान की होती है, तो उसमें बच्चा किसी भी तरीके से टीचर से बोल सकता है। लेकिन ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को, वो अपने गुस्से को कैसे मैनेज करें। ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ यानी मानव विकास और वृद्धि भी इसके अंदर आती है कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनुष्य की शारीरिक वृद्धि, उसके शारीरिक, मानसिक, भाषाई, भावनात्मक और सामाजिक विकास का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करता है, सारी चीजों को समझता है और ये मानव विकास और वृद्धि के 4 चरणों से अध्ययन करता है। जैसे कि भाई शुरुआत से अध्ययन करना शुरू करेगा, बच्चा जब स्कूल में जाता है और जब तक बड़ा होता है तो सारी उसकी स्टडी की जाती है, उस पर पॉइंट आउट किया जाता है कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, वयस्क अवस्था, ये विकास के वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका का भी वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी पूरी ओवरऑल ग्रोथ देखेंगे बच्चे की और ये देखेंगे किस किस का रोल है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट के रोल को भी ये स्टडी करता है। इसके अंदर मेंटल एबिलिटीज भी आ जाती है, यानी एजुकेशनल डेवलपमेंट के अंदर मानसिक क्षमताएं और उन्हें कैसे मापना है, ये सारी चीजें भी देखी जाती हैं। तो शैक्षिक मनोविज्ञान मनुष्य के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहार का अध्ययन करते हैं और इन दोनों प्रकार के व्यवहारों के मूल प्रेरक और नियंत्रक कारकों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि मानसिक क्षमताएं, हमारी मानसिक क्षमताएं क्या होती हैं, बुद्धि है, अवलोकन है, चिंतन है, तर्क शक्ति है। इनमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शैक्षिक मनोविज्ञान मानसिक क्षमता और उनके मापन के वैज्ञानिक तरीकों का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अब आगे आप IQ टेस्ट पढ़ेंगे, अगर हमें किसी बच्चे की इंटेलिजेंस को मापना है तो हम कैसे मापते हैं, तो हम IQ टेस्ट लगाते हैं। या फिर हम कैसे मेजर कर सकते हैं उसकी मेंटल एबिलिटी को कैसे देख सकते हैं कि अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि ये इसकी मेंटल एबिलिटीज अच्छी है, चीजों को जल्दी ग्रैस्प करता है, तो ये बच्चा होशियार है। या फिर कोई बच्चा ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लेके आ रहा है तो भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि ये बच्चा अच्छा है। तो हमारी उनकी जो मानसिक क्षमताएं वो किस आधार पे होती हैं कि हम उनके एक तो इंटेलिजेंस देखते हैं कि हाँ बच्चा इंटेलिजेंट है, मैथ भी अच्छे से कर पा रहा है, साइंस भी अच्छे से कर पा रहा है। दूसरा, हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, उनकी थिंकिंग को देखेंगे और ये देखेंगे कि बच्चा तर्क कैसे लगाता है। इसी तरीके से उनकी मेंटल हेल्थ और एडजस्टमेंट है। इसी तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंस है कि भाई कोई भी बच्चे एक जैसे तो नहीं होते, वो फिजिकल और मेंटल व्यू पॉइंट से भी अलग हो सकते हैं। इवन अगर जुड़वा बच्चे हैं तो उनमें भी डिफरेंसेस पाए जाते हैं। एक बच्चा होशियार हो सकता है, दूसरा डल हो सकता है, एक काला हो सकता है, गोरा हो सकता है। तो इसके भी कोज इट्स स्कोप इंक्लूड, इसके अंदर जो ये मनोविज्ञान का क्षेत्र है उसके अंदर व्यक्तिगत भिन्नता को भी ध्यान में रखा जाता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, एजुकेशनल साइकोलॉजी शुरुआत से ही स्टडी नॉट ओनली नॉर्मल चिल्ड्रन बट नाउ इट ऑल्सो स्टडीज एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। पहले के टाइम पे सिर्फ नॉर्मल बच्चों को ही ध्यान में रखा जाता था, लेकिन जैसे जैसे रिसर्चेज हो रही हैं, अब टाइम अपग्रेड हो रहा है, तो एक्सेप्शनल जो चिल्ड्रन है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जो नॉर्मल बच्चों से अलग होते हैं, चाहे तो वो पिछड़ा बालक हो सकता है, चाहे वो शारीरिक रूप से किसी भी तरीके का एबनॉर्मल बच्चा हो सकता है, या फिर वो डेलिंक्वेंट चाइल्ड भी हो सकता है, यानी जिसे हम बाल अपराधी कहते हैं, किसी भी तरीके का बच्चा हो सकता है, या फिर वो गिफ्टेड बच्चा भी हो सकता है। अब जैसे कि गूगल बॉय है तो वो गिफ्टेड बच्चा है, उसकी साइकोलॉजी को समझ के उसे अलग पढ़ाया गया, क्योंकि अगर उसे नॉर्मल बच्चों के बीच में रखा जाता तो शायद वो वहां पे सही तरीके से नहीं पढ़ पाता। तो ये भी एक्सेप्शनल के अंदर आता है। एक्सेप्शनल होता है जो नॉर्मल से अलग हो, चाहे वो गिफ्टेड हो, चाहे वो पिछड़ा बच्चा हो, चाहे वो एबनॉर्मल हो, या फिर वो बाल अपराधी हो। एंड द मेथड्स ऑफ कंट्रोलिंग देयर बिहेवियर, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं कि हमें कैसे बच्चों को ध्यान में रखना है, उनकी साइकोलॉजी को समझना है, उनके बिहेवियर को कंट्रोल करना है। बिसाइड स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स आर आल्सो डेवलप्ड फॉर देयर एजुकेशन, उनके पढ़ाने के लिए अलग अलग से टीचिंग टेक्निक्स भी आ रही हैं, टीचिंग मेथड्स भी आ रहे हैं। अब जैसे कि जो डेलिंक्वेंट बच्चे होते हैं उन्हें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है, या फिर एबनॉर्मल बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन भी और स्पेशल स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं। तो वो कैसे खोले जा रहे हैं, पहले सारी चीजों पर रिसर्च की गई है ना, हर बच्चे की साइकोलॉजी को समझा गया है। जब ये पता चल गया है कि एक्सेप्शनल बच्चे हैं, असाधारण हैं, तो उनके लिए अलग से स्कूल भी खोले गए हैं। ग्रुप साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि नाउ चिल्ड्रन आर एजुकेटेड इन ग्रुप इन एनी कंट्री। एजुकेशनल साइकोलॉजी आल्सो स्टडीज ग्रुप बिसाइड द इंडिविजुअल, स्टडीड देयर ग्रुप माइंड एंड ग्रुप एक्टिविटीज आल्सो। इट आल्सो स्टडीज हाउ इंडिविजुअल बिहेवियर अंडरगोज अ चेंज इन द ग्रुप। यानी ग्रुप साइकोलॉजी को भी देखा जाता है कि बच्चे ग्रुप में ज्यादा अच्छे से सीखते हैं। अगर ग्रुप में हम बच्चों को सिखाते हैं तो उनका मजा भी आता है सीखने में। तो इस चीज को भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर रखा गया। गाइडेंस और काउंसलिंग भी एजुकेशनल साइकोलॉजी के क्षेत्र के अंदर ही आता है, क्योंकि हर बच्चे को टाइम टू
टू टाइम गाइडेंस भी चाहिए, परामर्श भी चाहिए, ठीक है। और मेजरमेंट और इवैल्यूएशन हमने देख ही लिया कि हमें अगर बच्चे की इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धि को मेजर करना है तो हम उसकी क्या क्या चीजें देखेंगे, उसकी बुद्धि को देखेंगे, याद करने की पावर देख सकते हैं, उसकी वर्ड पावर देख सकते हैं, उसका तर्क लगाना देख सकते हैं, या किसी तरीके से टेक्निक से भी हम उसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर, टीचिंग एंड लर्निंग, यानी जो ये हमने एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ा है तो शिक्षक को शिक्षण और अधिगम के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रासंगिकता यानी कैसे रेलिवेंट है। तो टीचर्स के लिए कैसे रेलिवेंट है, अगर टीचर्स को अच्छी साइकोलॉजी की नॉलेज है तो वो बच्चे को समझ सकता है, यानी बच्चे की नीड्स को समझ सकता है कि उसकी क्या आवश्यकता है। क्लास में अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं ना, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो उन्हें भी एड्रेस कर सकता है, यानी उन्हें भी ध्यान में रख सकता है, उनकी भी सहायता कर सकता है। जो डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उन्हें भी सिखा सकता है, सारी चीजों को ध्यान में वो रखेगा अगर टीचर को अच्छी साइकोलॉजी की नॉलेज है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो है वो भी इंप्रूव होगा क्योंकि टीचर बच्चे को समझने की कोशिश करेगा। बिहेवियर मैनेजमेंट होगा, यानी उसका व्यवहार प्रबंधन होगा। तो कक्षा में व्यवहार को प्रभावी ढंग से संभालने के लिए शिक्षकों को रणनीति से काम करना होता है, यानी पूरी प्लानिंग करनी होती है। सेल्फ डेवलपमेंट, यानी टीचर जो है अपना खुद का डेवलपमेंट कर सकता है। खुद का डेवलपमेंट यानी उसे किस तरीके से क्लास में बच्चों को समझना है, कौन से मेथड्स उसे यूज करने हैं ताकि जो उसका टीचिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके, ठीक है। अब ये एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचिंग में कैसे काम आती है, पढ़ाने में कैसे आती है, तो अनुदेशात्मक डिजाइन जो है, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन यानी मेथड्स और मटेरियल है पढ़ाने का, यानी टीचिंग एड्स जो हैं उन्हें हम ध्यान में रख सकते हैं। अब जैसे जो अंधे बच्चे हैं या फिर जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम टीचिंग मेथड्स और मटेरियल यूज कर सकते हैं। लर्निंग थ्योरी, जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं यानी सीखने के जितने भी सिद्धांत हैं उन सारों को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा क्या है, एडेप्टिव टेक्निक, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं कि यानी जो जिस तरीके का बच्चा है उसे उसी तकनीकी से पढ़ाया जाए। बच्चे के लिए कैसे प्रभावी है कि अधिगम परिणामों में सुधार कर सकता है, यानी अगर बच्चे जो हैं समझने, याद रखने और ज्ञान के अनुप्रयोग में सुधार करता है। अगर साइकोलॉजी समझ आ रही है बच्चे की तो बच्चा क्या है सारी चीजों में इंप्रूवमेंट करने लग जाता है। मोटिवेट भी रहते हैं, छात्रों को उनके अधिगम में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करने की रणनीतियों को बढ़ावा देना, यानी बच्चों को मोटिवेशन देना और उनके अंदर समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ावा देना कि बच्चे अलग अलग तरीके से सोच सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। होपफुली क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साइकोलॉजी का पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है कि साइकोलॉजी क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी विशेषता क्या है। फिर एजुकेशन साइकोलॉजी को हमने समझा कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होती है, उसकी नेचर क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। तो ये सारी चीज़ों पर हमने आज बात कर ली है। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी वो इंडिविजुअल डिफरेंसेज हम करने वाले हैं, कॉजेज क्या होते हैं, पूरा इंडिविजुअल डिफरेंसेज को कंप्लीट करेंगे। बाकी आगे भी देखेंगे जो भी हो सकेगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि जब क्लास आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और जिन बच्चों को नोट्स लेने हैं वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, नंबर मैं आपको बार बार देती हूँ ताकि आपको पता चलता रहे। 790 690 1757 नोट्स मैंने बिल्कुल आपके कंसाइज बनाए हैं। हिंदी इंग्लिश में इसलिए रखे हैं क्योंकि कुछ बच्चों को हिंदी में समझ आता है, कुछ को इंग्लिश में समझ आता है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ के ही चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे ही एंड करते हैं।